हेलो दोस्तों, आप सभी का आकांक्षा क्लासेस में आरआरबी साइंस क्लास में स्वागत है। हम सभी ने 300 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं और ये पर्यावरण के क्वेश्चन चल रहे हैं, इन्वायरमेंट के, जिसमें से आज हम लोग क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। 300 से 400 तक क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो आइए क्वेश्चंस पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि वातावरण के संबंध में एसपीएम का विस्तार क्या है। एसपीएम का फुल फॉर्म पूछा गया, तो यहाँ पे जो एसपीएम का फुल फॉर्म हो जाएगा, पूर्ण रूप जो हो जाएगा वो होता है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। ऑप्शन यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर एसपीएम का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है। ध्वनि प्रदूषण से पशुओं या जीव जंतुओं की मौत हो जाती है, कर्णनाद हो जाता है, उच्च रक्तचाप भी होता है, ओजोन क्षय। ध्वनि प्रदूषण से ओजोन क्षय में कोई परिवर्तन, ओजोन से कोई तो लेना ही देना नहीं, तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ध्वनि प्रदूषण का एक प्रभाव नहीं है। तो यहाँ पर उच्च रक्तचाप हो जाता है, टिनिटस ये भी हो जाता है, श्रवण ह्रास ये भी हो जाता है, त्वचा रोग इससे नहीं होता। ध्वनि प्रदूषण से त्वचा रोग नहीं होता, क्योंकि हमसे नहीं वाला पूछा। नेक्स्ट दिया गया है कि निम्न में से कौन सी समस्या ध्वनि प्रदूषण से नहीं होती। डायरिया, उच्च रक्तदाब, बहरापन, चिड़चिड़ापन। तो यहाँ पे डायरिया नहीं होती, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है। समुद्री डंपिंग, घर का कचरा, तट पर मछली पकड़ना, तेल फैलना। तो यहाँ पे तट पर मछली पकड़ने से जल प्रदूषण नहीं होता, ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, कौन सी धातु अधिक वायु प्रदूषण का कारण बनती है। तो सीसा, जो इसे हम लेड कहते हैं, तो इससे जो वायु प्रदूषण की कारण बनती है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जीवाश्म ईंधनों का दहन, जीवाश्म ईंधनों का दहन, जीवाश्म ईंधनों का दहन का मुख्य कारण है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रदूषण, नाइट्रस ऑक्साइड प्रदूषण, सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण, नाइट्रिक ऑक्साइड प्रदूषण। जीवाश्म ईंधन, ईंधन को दहन, दहन मतलब जब जलाया जाएगा, तो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पे हो जाएगा, तो ऑप्शन सी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा, सल्फर डाई ऑक्साइड प्रदूषण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण समस्या नहीं है। तो वृक्षारोपण करेंगे तो कोई पर्यावरण की समस्या नहीं होगी, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण के अधिक अनुकूल है। डीजल का जलना, लकड़ी के कोयले का जलना, लकड़ी का जलना, कोयले का जलना। तो यहाँ पर जो लकड़ी के कोयले का जलना, ये सबसे अनुकूल हो जाएगा इन सब ऑप्शनों में से, तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि शून्य उत्सर्जन वाहन का मतलब क्या है। वह जो शक्ति के स्रोत के जरिए पिछली पाइप से कोई प्रदूषक उत्सर्जित नहीं करता है। वह जो पिछली पाइप के केवल एक वाष्प उत्सर्जित करता है। वह जो पिछली पाइप से केवल हाइड्रोकार्बन उत्सर्जित करता है। वह जो पिछली पाइप से केवल संकुचित हवा उत्सर्जित करता है। तो यहाँ ए वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा कि कोई भी प्रदूषक उत्सर्जित नहीं करता है। शून्य उत्सर्जन वाहन का मतलब ये हो जाएगा, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जैव आवर्धन या जैव संचयन का कारण क्या है। तो ये होता है आर्गेनो क्लोराइड, ये डीडीटी कीटनाशक में ये रसायन होता है, उसमें पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा डीडीटी के संबंध में सच है। ये हल्के पीले रंग का होता है, इसकी एक तीखी गंध होती है, ये गैर विषैला है, ये एक संपर्क कीटनाशक है। तो डीडीटी एक कीटनाशक होता है, तो ऑप्शन डी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कीटनाशक डीडीटी का आविष्कार किसने किया था। तो पाल हरमन मूलर ने किया था, तो ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय वर्षा के बारे में सही है। जब अम्लीय वर्षा नदियों में बहती है तो ये नदी के पानी के पीएच को बढ़ाती है। अम्लीय वर्षा का पीएच 6.5 है। अम्लीय वर्षा नदियों में बहती तो ये नदी के पानी को पीएच को कम करती है। अम्लीय वर्षा का पीएच 5.6 से अधिक होता है, नहीं ये गलत हो जाएगा, 5.5 से कम ही होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ये सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अम्लीय वर्षा नदियों में जब बहती तो यह नदी के पीएच को कम कर देता है या कम करती है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित किस गैस के रिसाव के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। तो यहाँ पे
मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भोपाल त्रासदी के दौरान कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो यहाँ पर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन यहाँ पे ए वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, ऑक्सीजन के अभाव में उच्च तापमानों पर जैविक वस्तुओं के उष्मीयन रसायन अपघटन को क्या कहते हैं? तो पायरोलिसिस कहा जाता, ऑप्शन यहाँ पे ए वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑक्सीजन अभाव के उच्च तापमानों पर जैविक वस्तुओं के उष्मीय रासायनिक अपघटन को पायरोलिसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, आर्द्र अपशिष्ट को खाद में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कंपोस्टिंग कहते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कीटनाशकों में से किस हानिकारक प्रभाव केरल में स्वास्थ्य मुद्दों का प्रचार करते समय मीडिया की नज़र में आए? तो एंडोसल्फान आया था, जो कि इसे प्रतिबंधित भी कर दिया गया, तो ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, ओजोन परत, ओजोन लेयर से क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन PYQ हैं, सब पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, ये दिए गए विकल्पों में उस विकल्प का चयन कीजिए जिसे ओजोन अवक्षय के दीर्घकालिक प्रभावों में सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता। मनुष्यों में ऑक्सीजन उपभोग की मात्रा में वृद्धि, त्वचा कैंसर हो जाता है। स्थलीय पादपों की कम वृद्धि, ये भी अनुकूल है। जलीय जंतुओं का अपेक्षाकृत कम उत्पादन, तो यहाँ पे ऑप्शन ए वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। मनुष्यों में ऑक्सीजन उपभोग की मात्रा में वृद्धि, ये नहीं होगा। यहाँ पे कह रहा है कि दीर्घकालिक प्रभाव में सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता, इसे सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता है। बाकी त्वचा कैंसर हो जाता है, स्थलीय पादपों में वृद्धि कम हो जाएगी और जलीय जंतुओं का अपेक्षाकृत कम उत्पादन होगा। कब जब ओजोन परत का अवक्षय हो जाएगा, ऐसी कंडीशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से क्या ओजोन परत के क्षरण का परिणाम नहीं है? सुनामी, सूर्य से पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणें आना, प्रतिरक्षा तंत्र का कमजोर होना, त्वचा कैंसर होना। तो ओजोन परत का जब क्षरण हो जाएगा तो सुनामी नहीं आएगी, ये नहीं होगा, बाकी सब कारण हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी क्रिया ओजोन परत की मोटाई को बढ़ाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? हमारे वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन के प्रतिशत में वृद्धि करना, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करना, ओजोन से भरे गुब्बारे छोड़ना जो कि अधिक ऊंचाई पर जाकर फटेंगे, फ्लोरीन आधारित प्रशीतकों के उपयोग को कम करना। तो यहाँ पे ऑप्शन डी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। CFC पर रोक लगा दी जाए तो मोटाई बढ़ने में सर्वाधिक उपयुक्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि ओजोन की परत पतली हो जाए तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? पुनर्वितरण की वजह से ओजोन छिद्र बंद हो जाएगा, त्वचा के कैंसर के मामले बढ़ेंगे, धरती का तापमान बढ़ेगा, सतह ओजोन की मात्रा बढ़ेगी। तो यहाँ त्वचा कैंसर के मामले बढ़ जाएंगे यदि ओजोन परत पतली हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन वायुमंडल में ओजोन परत के अवक्षय का कारण बनता है? तो यहाँ पे CFC बनता है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा 324 का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 325 में, वायुमंडल में ओजोन का स्तर कम होना कब से शुरू हुआ है? तो 1980 से शुरू हुआ, ऑप्शन यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। वायुमंडल के उच्च स्तरों पर स्थित ओजोन अणु पर कार्यरत UV विकिरण का एक उत्पाद है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का हो जाएगा, O2 हो जाएगा। वायुमंडल के उच्च स्तरों पर स्थित ओजोन ऑक्सीजन अणु का पर कार्यरत UV विकिरण एक उत्पाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, ओजोन छिद्र कहाँ स्थित है? तो ओजोन छिद्र जो है ये अंटार्कटिका के ऊपर स्थित है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा रसायन ओजोन परत के क्षय का कारण बनता है? मेथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फास्फोरस पेंटॉक्साइड। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे हम लोग CFC कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराबैंगनी किरणों के अत्यधिक संपर्क में आने से क्या हो सकता है? त्वचा कैंसर, यकृत कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, रक्त कैंसर। तो त्वचा कैंसर हो जाता, तो ऑप्शन यहाँ पे ए वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, ओजोन परत के क्षय का मुख्य कारण निम्नलिखित में से क्या है? ओजोन परत के क्षय से ज्वालामुखी विस्फोट, विमानन ईंधन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, रेडियोधर्मी किरणें।
तो ओजोन परत का जो मुख्य कारण है क्षय का होने का वो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन सी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिवर्ष बसंत के मौसम में ओजोन छिद्र डैश डैश के ऊपर निर्मित होता है, अंटार्कटिका, दक्षिणी अमेरिका, चीन, जापान। तो ये अंटार्कटिका के ऊपर निर्मित होता है बसंत के मौसम में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अंटार्कटिका में ओजोन छिद्र निम्न में से किस मौसम में स्पष्ट रूप से दिखाई देता, तो बसंत के मौसम में दिखाई देता, ऑप्शन यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही कथन को पहचाना है। ऑक्सीजन और ओजोन अम्लीय वर्षा के दो मुख्य घटक हैं। ओजोन क्षय एवं ओजोन छिद्र का मुख्य कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC है। CO2 ग्रीन हाउस गैस के लिए जिम्मेदार नहीं है। DDT एक जैव नियंत्रक अभिकर्मक है। सही कथन पहचाना, तो ओजोन क्षय एवं ओजोन छिद्र का मुख्य कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन पृथ्वी के वायुमंडल के दो क्षेत्रों में पाई जाती है, जमीनी स्तर पर और वातावरण के ऊपरी क्षेत्रों में। जबकि ऊपरी वायुमंडल ओजोन सूरज की हानिकारक किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। जमीनी स्तर पर ओजोन किस का मुख्य घटक है, तो ये धुआं का है, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया ओजोन का रासायनिक यानी केमिकल फार्मूला क्या है, तो ओजोन का O3 होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन सतह का संरक्षण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को मनाया जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसमें CFC होते हैं, दीवार पर किए जाने वाले पेंट, वातित पेय, वर्निश, प्रशीतकों। तो ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, प्रशीतकों में होते हैं CFC। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से निकलने वाली कौन सी गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है, तो यहाँ पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन से निकलने वाली हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे हो जाएगा क्लोरीन, ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा 138 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इनमें से किसका ओजोन द्वारा ऑक्सीकरण नहीं हो सकता, तो यहाँ पोटेशियम परमैंगनेट का नहीं होता, तो केमेनोफोर, ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया ओजोन परत जीवों के लिए लाभदायक है क्योंकि ये ऑक्सीजन के स्रोत की तरह काम करता है, ये पृथ्वी के तापमान को कायम रखता है, ये पृथ्वी के नाइट्रोजन चक्र को कायम रखता है, यह सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा करता है, तो ओजोन परत, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा करता है। ओजोन परत में छेद के लिए उत्तरदायी प्रदूषक है CO2, CO, SO2, CFC, तो यहाँ पे हो जाएगा CFC, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ओजोन क्षयकारी नहीं है, तो यहाँ पर हेलन नहीं है, बाकी सभी हैं ओजोन क्षयकारी, तो ये हेलन नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हरित गृह प्रभाव या जलवायु परिवर्तन। इसमें पहला क्वेश्चन इसमें से क्या ग्लोबल वार्मिंग का कारण है, वायु में CO2 के प्रतिशत में वृद्धि, प्लास्टिक अपशिष्ट का संचयन, वायुमंडलीय ओजोन के स्तरों में वृद्धि, वनीकरण। तो यहाँ पर जो ग्लोबल वार्मिंग का जो रीज़न है वो हो जाएगा वायु में CO2 के प्रतिशत में वृद्धि, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस का एक उदाहरण है, तो ग्रीन हाउस गैस का कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो यहाँ ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया तीव्र ग्लोबल वार्मिंग की रोकथाम करने के लिए हमें इनमें से किस प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से करना चाहिए, कोयला और जल, धातु और कोयला, कोयला और पेट्रोलियम, पेट्रोलियम और जल। तो यहाँ पर बोला गया कि तीव्र ग्लोबल वार्मिंग की रोकथाम करने के लिए हमें इनमें से किन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से करना चाहिए, यानी सोच समझ के साथ करना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पर कोयला और पेट्रोलियम, ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया अगर लकड़ी प्राप्त करने के लिए जंगल में कई पेड़ काटे जाएँ तो इसमें से पर्यावरण को क्या नुकसान होता है। पहला,
इससे मिट्टी का क्षरण और गिरावट होगा। ये अधिक धूप में छोटे पौधों को बढ़ने देगा। ये कई गरीबों को आजीविका देगा। ये अन्य पेड़ों को बढ़ने के लिए खुली जगह प्रदान करेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इससे मिट्टी का क्षरण और गिरावट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। ग्लोबल वार्मिंग का कारण CO2 है। ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग से निपटने का उपाय नहीं होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, पहला जीवाश्म ईंधन का कम उपयोग, वनीकरण, और नेक्स्ट दिया गया है सौर और पवन ऊर्जा का अधिक उपयोग, खाना पकाने के लिए ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करना। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन था ग्लोबल वार्मिंग से निपटने का उपाय नहीं है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ऑप्शन जो ये ए दिया गया है, जीवाश्म ईंधन का कम उपयोग करना, ये तो हो जाएगा। वनीकरण करना, ये उपाय हो जाएगा। सौर और पवन ऊर्जा का अधिक उपयोग, ये भी हो जाएगा। खाना पकाने के लिए ईंधन की लकड़ी का उपयोग करना, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सी गतिविधि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं है। परिवहन के लिए सोलर कार का उपयोग, ताप विद्युत संयंत्र से होने वाला उत्सर्जन, ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग, परिवहन के लिए पेट्रोल वाहनों का उपयोग। तो यहाँ पर दिया गया जो गतिविधि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं है, तो इससे ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं होता, किससे, परिवहन के लिए सोलर कार का उपयोग करने से। नेक्स्ट हो जाएगा, जलवायु प्रणाली के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का कानूनी निकाय दस्तावेज नहीं है। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये नहीं। तो ऑप्शन यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये कानूनी दस्तावेज नहीं है। कौन, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, जलवायु परिवर्तन के संबंध में GHGs का पूर्ण रूप क्या है। तो ग्रीन हाउस गैसेस, ये ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ग्रीन, G फॉर ग्रीन, H फॉर हाउस, GS फॉर गैसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया, निम्नलिखित में से किस कारण को आर्कटिक हरितकरण के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। महासागरीय धारा प्रवाह, प्रदूषण में वृद्धि, ओजोन परत के क्षरण, ग्लोबल वार्मिंग। तो यहाँ पर आर्कटिक और हरितकरण के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्लोबल वार्मिंग। यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा रसायन गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है। तो यहाँ पर जलवाष्प, O2, ऑक्सीजन तो होगा नहीं, ऑक्सीजन इसमें ये भी नहीं होगा, ऑक्सीजन इसमें ये भी नहीं होगा, और यहाँ पर हम कह सकते हैं CO2 SO2 नहीं होगा। यहाँ पे डी बिल्कुल राइट हो जाएगा कि जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये जिम्मेदार होते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए। नेक्स्ट दिया गया है, ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक क्षेत्र कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे ऊर्जा हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक कथन के बाद दो तर्क 1 और 2 दिए गए हैं, निर्णय करें कि कथन के संबंध में कौन सा ऐसे तर्क मजबूत हैं। पहला कथन यहाँ पे दिया गया है कि हाँ ये एक खतरा है, जिसके परिणाम स्वरूप, यानी यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया गया, कथन दिया गया है, क्या ग्लोबल वार्मिंग असली खतरा है। तर्क पहला है, हाँ ये खतरा एक खतरा है जिसके परिणाम स्वरूप समुद्री तल से वृद्धि, अत्यधिक गर्मी जंगली आग के खतरे और सूखे और अन्य जल आपूर्ति के मुद्दे होते हैं ग्लोबल वार्मिंग होने से। दूसरा है, नहीं, ग्लोबल वार्मिंग कुछ लोगों द्वारा बनाई गई एक गलत धारणा है। तो यहाँ पे ये तो गलत ही हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। तो केवल एक मजबूत है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि ग्लोबल वार्मिंग में सबसे अहम योगदान किसका है। तो यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग में, तो यहाँ पे उद्योग से ग्लोबल वार्मिंग का जो है सबसे ज़्यादा होता है प्रभाव। तो अहम योगदान किसका हो जाएगा, उद्योग का हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैसों द्वारा ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी कारण क्या है।
ग्रीन हाउस गैसों के लिए ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी कृषि, वनों की कटाई, ऊर्जा और उद्योग। सॉरी, एक क्वेश्चन ऊपर ये था कि ग्लोबल वार्मिंग सबसे अहम योगदान, तो ये कार्बन, सॉरी यहाँ पे इसका ऑप्शन डी नहीं हो जाएगा, ये जाएगा ग्लोबल वार्मिंग अहम योगदान, तो ये कार्बन उत्सर्जन से हो जाता, तो ऑप्शन ए वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि ग्रीन हाउस गैसों द्वारा ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी कारण क्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा उद्योग, ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो इसमें हम लोगों ने देख लिया ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज़्यादा अहम योगदान किसका है, तो कार्बन उत्सर्जन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे दिया गया अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है। अभिकथन ए दिया गया कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि से ध्रुवीय बर्फ पिघल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट कारण दिया गया वैश्विक तापमान में वृद्धि होगी, तो यहाँ पर जो दिया गया है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि से ध्रुवीय बर्फ पिघल जाएगी, वैश्विक तापमान में वृद्धि होगी, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ए और आर दोनों सही है और इसका आर्य की उचित व्याख्या यहाँ पर नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड के कारण वायुमंडलीय तापमान में होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर पौधा घर या ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं, यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि होने को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, मीथेन, ऑक्सीजन, तो यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं हो जाएगी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किसे ग्रीन हाउस गैसों में शामिल नहीं किया जा सकता, तो यहाँ पे फास्फाइन को शामिल नहीं किया जा सकता, ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के लिए जिम्मेदार है, तो यहाँ पर हो जाएगा जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ओजोन और मीथेन, तो ऑप्शन यहाँ पर ए वाला भी राइट है और ऑप्शन यहाँ पे सी वाला भी बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के लिए जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड भी जिम्मेदार है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन भी जिम्मेदार, तो यहाँ पर ए और बी ऑप्शन दोनों दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं हो जाएगी, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है AAU शब्द का संदर्भ असाइंड अमाउंट यूनिट से है जो किसकी माप निर्धारित करता है, तो ये ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की माप को निर्धारित करता है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा कि AAU असाइंड अमाउंट यूनिट से है जो किसकी माप निर्धारित करता है, तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की माप निर्धारित करता है। वह ग्रीन हाउस गैस कौन सी है जिसे हंसाने वाली गैस भी कहा जाता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ग्रीन हाउस गैस कोई भी ऐसा गैसीय मिश्रण होता है जो किसके लिए सक्षम होता है, तो समान रूप से दृश्य और अवरक्त, अवरक्ति की तुलना में अधिक दृश्य विकिरण, दृश्य की तुलना में अधिक अवरक्त विकिरण, न दृश्य और ना ही अवरक्त विकिरण, तो ऑप्शन यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि जो एक ग्रीन हाउस गैस कोई भी ऐसा गैसीय मिश्रण होता है जो ना दृश्य और ना ही अवरक्त विकिरण के लिए सक्षम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथनों का अनुसरण करके उनके कुछ निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं। पहला दिया गया ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप तापमान में वृद्धि हो रही है। दूसरा दिया गया पिघलते ग्लेशियर जल स्तर की वृद्धि का कारण बनेंगे जो तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करेगा। निष्कर्ष है ग्लोबल वार्मिंग का एकमात्र प्रभाव ग्लेशियरों का पिघलना नहीं, एकमात्र नहीं होता है, इसके कई प्रभाव हो जाते हैं, तो पहला तो होगा नहीं। ग्लोबल वार्मिंग तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों को प्रभावित करेगा, तो ऑप्शन यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। केवल अनुसरण यहाँ पर सेकंड आंसर करेगा, तो ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जून 2015 में भारत की ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में योगदान के संदर्भ में भारत की वैश्विक रैंक क्या है, तो जब 2015 में तो थर्ड रैंक थी और 2021 के बाद यहाँ पर जो है ये फोर्थ रैंक थी 2015 में, और यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अब जो है 21 के बाद जो है थर्ड रैंक हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन दो अलग अलग मुद्दे हैं? नहीं, अलग अलग मुद्दे नहीं है। यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग से पूरे वर्ष के दौरान ग्लेशियर में बनने वाली बर्फ कम हो जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र का जल स्तर कम हो जाता है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र का जल स्तर कम हो सकता है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण रेगिस्तान कम हो सकते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग से पूरे वर्ष के दौरान ग्लेशियर में बनने वाली बर्फ कम हो सकती है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऊपर जो क्वेश्चन अभी दिया गया था कि 2015 के लिए, इसमें तो जो 2015 था तो यहाँ पे 2015 में 4वीं रैंक थी, और हम ये कह सकते हैं 2021 के बाद जो रैंक है तो वो 3rd रैंक यहाँ पर बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वन एवं वन्य जीव संरक्षण। पहला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस राज्य में पचमढ़ी बायो रिजर्व स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से किन कारकों द्वारा वनों का संरक्षण किया जा सकता है? वनों की नियमित एवं नियोजित कटाई, नियमित होनी चाहिए नियोजित कटाई हो सकता है। वनों की आग पर नियंत्रण, ये भी हो सकता है। ऑप्शन बी यहाँ पर। वनों में सड़कों का निर्माण, नहीं, सड़कों का निर्माण करेंगे वन नष्ट हो जाएंगे, तो सी तो नहीं हो सकता। एकल कृषि रोपण, ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट दिया गया वन रोपण और पुनर्नवीनीकरण को बढ़ावा देना, वन एवं, ये हो सकता है यहाँ पर ई वाला। वन एवं वन उत्पादों का उचित उपयोग, यहाँ पे भी ये उचित लग रहा है। मवेशियों के चरने के लिए भूमि साफ करना, तो ये जी वाला नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सी ऑप्शन नहीं हो सकता। तो पहले वाले में सी दिया, इसका मतलब पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरे ऑप्शन में यहाँ पे सी दिया, ये नहीं हो सकता है। नेक्स्ट वाले ऑप्शन में यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर डी या फिर यहाँ पे जी नहीं हो सकता। तो यहाँ डी और जी दोनों दिया गया, इसमें नहीं दिया गया। तो ऑप्शन यहाँ पे अपना सी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। ए बी ई और एफ, तो ए बी ई और एफ यहाँ पर हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या दिया गया था कि निम्नलिखित में से कारकों वनों का संरक्षण किया जा सकता है? तो वृक्षों की नियमित एवं नियोजित कटाई, वनों की आग पर नियंत्रण, वन रोपण और पुनर्नवीनीकरण को बढ़ावा देना, वन एवं वन उत्पादों का उचित उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है स्वतंत्रता के बाद भारत में पहली बार वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो 1972 में लागू किया। तो ऑप्शन यहाँ पे ए वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। नंदा देवी जैव मंडल नीचे यानी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत में कटीले सींग वाला जंगली आइबेक्स कहाँ पाया जाता है? तो ये पर्वतीय वनों में पाया जाता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, पर्वतीय वनों में। राजस्थान में कौन सी एक प्राकृतिक प्रेमी समुदाय है जो वन एवं वन्य जीव का संरक्षण करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, अमृता देवी बिश्नोई। तो यहाँ पे बिश्नोई हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चिपको आंदोलन के संदर्भ में गलत विकल्प का चयन कीजिए। ये पेड़ों को बचाने के लिए चलाया गया एक हिंसक आंदोलन था? नहीं, हिंसा तो नहीं हुई थी, हिंसक तो नहीं था। ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें वन संरक्षण के उपायों में समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित की, ये सही है। इनसे सरकार को वन उपज के उपयोग से संबंधित इनकी प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया गया। लोगों ने महसूस किया कि मृदा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए वन आवश्यक है, ये सब सही है। यहाँ पे हमें बताना, गलत कथन बताना, तो ऑप्शन यहाँ पे ए वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि हिंसक आंदोलन था ऑप्शन ए में कहा जा रहा, लेकिन ऐसा नहीं था, हिंसक नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा जीव पचमढ़ी बायोस्फीयर में पाए जाने वाले जीवों में शामिल है? तो यहाँ पे चिंकारा, ऑप्शन यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया वनों के संरक्षण में हितधारक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, निम्नलिखित में से कौन वनों में हितधारक नहीं है? वन्यजीव और प्रकृति प्रेमी हितधारक हैं, सरकार का वन विभाग, शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले लोग। तो यहाँ पे ऑप्शन सी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये हितधारक नहीं होते हैं, कौन? जो शहरी क्षेत्रों में रहते हैं, वनों और उनके आसपास निवास करने वाले और वन उपजों पर निर्भर लोग, ये हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन निम्न में से कौन सा है? तो यहाँ पर हो जाएगा सुंदरवन आरक्षित वन, ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इनमें से कौन सा चिपको आंदोलन से संबंधित है? तो चिपको आंदोलन ये वनों से संबंधित था, तो ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है
इनमें से कौन सा भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है? तो ये हो जाएगा कच्छ। गुजरात में कच्छ का रण ये सबसे बड़ा हो जाएगा आरक्षित क्षेत्र, बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट दिया गया है क्वेश्चन कि नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाने के खिलाफ विरोध के रूप में हुई थी। बांधों के निर्माण की कुछ हानियों का उल्लेख किया गया है। इनमें से कौन सा बांध निर्माण का एक लाभ है? बांध से लाभ क्या होता है? तो वनों की कटाई और जैव विविधता का नुकसान होता है, जनता के धन का बहुतायत में इस्तेमाल होता है, ये सिंचाई और विद्युत उत्पादन में सहायक होते हैं, ये आदिवासी और किसान विस्थापित होते हैं। तो यहाँ पर ये बांध बनाने से लाभ हो सकता है, ये सिंचाई और विद्युत उत्पादन में सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से किस आंदोलन की शुरुआत गढ़वाल में हुई थी? तो गढ़वाल में तो चिपको आंदोलन, तो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया चिपको आंदोलन हग द ट्रीज मूवमेंट इनमें से किस गांव से शुरू हुआ था? तो गढ़वाल में स्थित रेनी से हुआ था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि 1970 के दशक में चिपको आंदोलन शुरू करने वाली महिलाएं निम्न में से किसकी रक्षा करना चाहती थी? एक लुप्तप्राय संसाधन, एक अच्छे संसाधन, तो ऑप्शन यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा, एक अच्छे संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से किसे राजस्थान में जोधपुर के निकट स्थित खेजडली गांव में खेजड़ी पेड़ों की सुरक्षा के लिए 363 अन्य लोगों के साथ अपने जीवन का बलिदान दिया था? तो यहाँ पर अमृता देवी बिश्नोई इनके नाम से पुरस्कार भी दिया जाता, तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन किसका बिश्नोई समुदाय वन और पशु संरक्षण में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, तो ये राजस्थान हो जाएगा, विकल्प डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया वन्य जीवों की संख्या और प्रजातियों में कमी के क्या कारण है? चमड़े और मांस की मांग, वन्य जीवों की संख्या और प्रजातियों में कमी के क्या कारण है? ये कारण हो सकता है वनों की कटाई के परिणामस्वरूप भोजन और स्थान की कमी, ये भी कारण हो सकता है जंतुओं को संरक्षित क्षेत्रों में रखना। नेक्स्ट दिया गया आवासों के संरक्षण के लिए कानून बनाना और उनका समर्थन करना, नई कानून बनाकर समर्थन करने से प्रजातियों में कमी नहीं आएगी। तो यहाँ और अगला दिया गया बाढ़ और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं, इससे कमी आ सकती है, तो यहाँ पर जंतुओं के संरक्षित क्षेत्रों में रखना, सुरक्षित क्षेत्रों से कमी नहीं आएगी, तो यहाँ पर ए, बी और ई, तो हो जाएगा ए, बी और ई, ऑप्शन यहाँ पर डी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। कह रहा है कि जीवों में कमी कब आ जाएगी? चमड़े और मांस की मांग की जाए तो जीवों में कमी आ जाएगी, वनों की कटाई के परिणामस्वरूप भोजन और स्थान की कमी, तब कमी आ सकती है, और ये हम कह सकते हैं बाढ़ और भूकंप जैसी आपदाएं आ जाए तो जीवों में कमी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिक्लोफेनाक दवा के कारण भारत में किसकी अधिकांश आबादी विलुप्त के कगार पर है? तो ये गिद्धों की आबादी विलुप्त के कगार पर, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया राजस्थान में 18वीं शताब्दी में अमृता देवी बिश्नोई समुदाय का ऐतिहासिक योगदान क्या था? उन्होंने अपने क्षेत्र में उगने वाले पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, उन्होंने खेजड़ी के हजारों पेड़ लगाकर क्षेत्र के मरुस्थलीकरण को रोका, उन्होंने वर्षा जल को संचित करने के लिए कई तालाब खुदवाकर क्षेत्र का मरुस्थलीकरण को रोका, उन्होंने हिरणों को शिकारियों से बचाने के लिए पहला वन्यजीव अभयारण्य स्थापित किया। तो यहाँ पर जो 391 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। दिया गया उन्होंने अपने क्षेत्र में उगने वाले पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए प्राणों की आहुति दी थी, तो ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन भारत में मवेशियों में होने वाले कृमियों के इलाज के लिए रासायनिक विधियों के विकल्प के रूप में किस एनी नामक एक स्वदेशी हर्बल दवा विकसित की है? तो यहाँ पर वर्मी वेट, तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल हो जाएगा, वर्मी वेट नामक एक स्वदेशी हर्बल दवा विकसित की है। नेक्स्ट है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया? तो 1973 से शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में एशियाई चीता को किस वर्ष विलुप्त घोषित किया गया? तो 1952 में विलुप्त घोषित किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, बाघ संरक्षण से जागरूकता बढ़ाने के लिए वैश्विक बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 29 जुलाई को मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जंगलों के संरक्षण और नए पेड़ों के रोपण हेतु लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए वर्ष 1950 में किसके द्वारा वन महोत्सव की शुरुआत की गई? तो के.एम. मुंशी जी के द्वारा वन महोत्सव की शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। किन प्रजातियों IUCN इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर के वर्गीकरण में संकटग्रस्त प्रजातियों की श्रेणी में नहीं है? नुकसान पहुंचाने वाली, विलुप्त, जो सहज में घायल हो सकें, लुप्त प्राय। तो यहाँ पर जो नुकसान पहुंचाने वाली प्रजातियां वो IUCN के वर्गीकरण के संकटग्रस्त प्रजातियों की श्रेणी में नहीं है। नेक्स्ट 398 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म यानी प्रजाति श्रेणी सही है? तो हो जाएगा संबंध में कौन सा युग्म सही बताना है। तो ग्रेट हॉर्नबिल असुरक्षित है, ये सही है। ग्रेट हॉर्नबिल ये असुरक्षित है। काला हिरण दुर्लभ, ये सही नहीं है। निकोबारी कबूतर लुप्तप्राय, ये भी सही नहीं। एशियाई हाथी स्थानिक, ये भी सही नहीं। तो यहाँ ग्रेट हॉर्नबिल ये असुरक्षित है, ये ऑप्शन यहाँ बिल्कुल ए वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया, भारतीय बाघों की घटती आबादी के संरक्षण के लिए शुरुआत की गई भारत की सर्वाधिक प्रसिद्ध वन्यजीव संरक्षण परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर को कौन से साल शुरू किया गया था? तो 1973 से शुरू किया गया प्रोजेक्ट टाइगर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 400 है कि निम्न में से कौन सी 1973 से भारत में बाघों की आबादी को व्यवहार्य स्तर पर बनाए रखने के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित योजना है? वर्ल्ड लाइफ कंजर्वेशन, वर्ल्ड लाइफ इन इंडिया, सेव द टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर। तो 1973 से कौन सी है? तो ये हो जाएगा प्रोजेक्ट टाइगर। तो दोस्तों हम लोगों ने 400 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।